सावधानी से सुनिए सब लोग। तो यामुनाचार्य जी को निमंत्रण भेजा कि आप पधारिए। यामुनाचार्य जी बोले कहाँ जाना है? बोले दक्षिण में एक गांव है, वहां के राजा पांडे राजा ने आपको निमंत्रित किया है। सब लोग इधर देखिएगा, सुनना। और पालकी भी भेजी है, वहां कोई पंडित कोलाहल हैं, वो शास्त्रार्थ महारथी हैं, लोगों को शास्त्रार्थ में हरा देते हैं। तो कई ब्राह्मणों ने पहले ही यामुनाचार्य जी से आके उनकी शिकायत कर रखी थी। बोले एक दक्षिण में कोलाहल नाम का पंडित है, वो सबको हराता, फिर उनके उपहास और करता है, उनकी धर्म जाति माता पिता सबके नाम बिगाड़ बिगाड़ करके हंसी बनाता है। तो यामुनाचार्य जी ने पालकी के लोभ में नहीं गए, लेकिन जब पंडित का नाम सुना बोले कि इस पंडित से तो बात करनी चाहिए हमको। जैसे हमारे श्री हरिराम व्यास जी और छावारे, वो भी यही कर रहे थे, जगह जगह जा जा करके ब्राह्मणन को हरा रहे थे। फिर उनको समझाने कौन गए? महादेव, काशी विश्वनाथ भगवान गए और जाकर के कहा कि भैया ये विद्वान बन करके जगत उपहास करने के लिए नहीं बने हो, तुम विद्वान इसलिए बने हो कि प्रियालाल जी की सेवा करो जाकर के वृंदावन में। यहां यामुनाचार्य जी महाराज पालकी में बैठ करके कोलाहल पंडित से पांडे राजा के नगर में शास्त्रार्थ करने निकले। तो यामुनाचार्य जी की विद्वत्ता तो थी, उनके कई शिष्य आगे पीछे चल रहे थे पालकी के। अटारी पर खड़े होकर के राजा रानी दोनों देख रहे थे। कहते हैं यामुनाचार्य जी ने पालकी की पर्दे में से नेक बाहर झांका तो उनके मुखमंडल का तेज देख करके रानी इतनी प्रभावित हो गई और राजा से बोली शास्त्रार्थ बाद में होगा, मैं पहले ही बताती हूं, आज तुम्हारा अभिमानी कोलाहल पंडित हारेगा और ये हराएंगे, क्योंकि इनके मुखमंडल का जो तेज है, मुखमंडल का जो प्रताप है, उससे ये बात सिद्ध हो रही है कि ये बहुत बड़े विद्वान होंगे। तो राजा बोला बड़े बड़े विद्वान आए यहां पर, लेकिन हमारे पंडित कोलाहल के आगे सब ध्वस्त हो गए, सब नष्ट हो गए। अभी अभी देखते हैं कितना विद्वान है। रानी बोली ऐसे नहीं, आज तो आप शर्त लगा लीजिए मुझसे, यही जीतेंगे। राजा बोले अच्छा इतना विश्वास? बोले हाँ, इनके मुखमंडल का तेज अद्भुत है। राजा बोले क्या शर्त लगेगी फिर? रानी बोली अगर ये जीत गए, अगर ये हार गए तो मेरी हार मानी जाएगी और मैं हार करके आपको वचन देती हूं, मैं पत्नी और रानी पदवी का त्याग कर दूंगी, जैसे अन्य दासियां राजभवन में रहती ऐसे रहूंगी और जीवन भर आपके दासित्व को स्वीकार करूंगी। राजा बोले इससे हमको प्रसन्नता तो नहीं। बोले आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं, मैं इनके लिए ये करूंगी। अगर ये हार गए तो मैं जीवन पर्यंत रानी भेष में नहीं रहूंगी, दासी बन करके रहूंगी, लेकिन अगर ये जीत गए तो आपको अपना आधा राज्य इनको देना पड़ेगा। राजा रानी के कॉन्फिडेंस को देख करके राजा भयभीत हो गए। बोले कि आप सच में इतनी बड़ी बात कह रही हैं? बोले कि हाँ, वचन दीजिए। राजा बोले मुझे भी अपने कोलाहल पंडित पर भरोसा है, वो जीतेगा। आहा, हमारे आचार्य चरण जैसे ही पहुंचे हैं, अभी तक ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया इनको, अभी तक ये आचार्य नहीं बने थे, अभी तो ये सामान्य विद्वान थे बस। लेकिन ठाकुर जी क्यों प्रभावित हो गए, क्यों स्वीकार किया, उसके लिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप पालकी से उतर के सभा में पधारे, दो आसन लगे हुए थे, एक आसन पर आप चुपचाप जाकर के बैठ गए, दूसरे आसन पर आके कोलाहल पंडित बैठा और आकर के आंखों में देखने लगा और कभी इधर मचले कभी उधर मचले और बोले कि देखना आज तुमको हराऊंगा मैं और तुमको देखना हराऊंगा। यामुनाचार्य जी शांत मुद्रा में बैठे रहे। बोले एक बात बताओ, किस विषय पे शास्त्रार्थ करोगे? राजा ने कहा किस विषय पे शास्त्रार्थ होगा? तो भाई विद्वान होना ही सब कुछ नहीं होता, एक बात याद रखिएगा, विद्वान होना ही, सारी नॉलेज होना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी विवेक होना भी बहुत जरूरी होता है। कई लोगों को पता होता है कि ये हल्दी है, ये नमक है, ये हींग है, ये गरम मसाला है, ये टमाटर है, ये आलू है, लेकिन सब्जी बनाना नहीं जानते।
सब कुछ पता होना एक बात होती, पर सबको व्यवस्थित करना ये विशेष बात होती है। यामुनाचार्य जी विद्वान के साथ साथ विवेकी भी हैं, वो जानते हैं कि कब कहां क्या करना है। तो राजा ने कहा किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा, तो यामुनाचार्य जी कुछ कहते, और जबकि होना यही चाहिए कि अतिथि जो आया उसको अवसर देना चाहिए कि आप बोलिए किस विषय पर होगा, पहले ही बोल पड़े। बोले कि ये यामुनाचार्य बड़ा शांत शांत सा लग रहा है, ज्यादा बोल कुछ रहा नहीं है, मैं ही पहले बोल देता हूं। बोले राजन, खंडन शास्त्रार्थ होगा, ये जो भी बोलेंगे उस बात का मैं खंडन करूंगा। अब इसमें सामने वाला कुछ भी बोले, आपको उसका खंडन करना, उसकी बात को असत्य करना है। राजा बोले तो फिर देरी किस बात की, शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। यामुनाचार्य जी बोले कितने वाक्य बोलने का अधिकार है मुझे, तो सामने खड़े कोलाहल पंडित जी बोले 3 वाक्य बोलिए और तीनों वाक्यों का खंडन करूंगा मैं। तो पहला वाक्य यामुनाचार्य जी क्या बोलते हैं, हमारे सामने जो महाशय पंडित जी विराजमान हैं, इनकी माताजी काकबंध्या हैं। काकबंध्या मतलब जिनके एक ही पुत्र है, उसके बाद फिर संतान नहीं है, उनको काकबंध्या कहते हैं। तो यामुनाचार्य जी ने पहला शब्द क्या कहा, हमारे सामने जो पंडित जी बैठे हैं इनकी माताजी काकबंध्या हैं। राजा भी खड़ा हो गया, इसका खंडन कैसे करोगे, वो एक ही हो। अब मर्यादा ये है कि अब पंडित कोलाल नहीं खंडन वाला नहीं चलेगा, दूसरा वाला करेंगे। यामुनाचार्य जी बोले आप देख लीजिए। राजा बोले नहीं एक ही बार आपने खंडन का पहले बोला, अब खंडन ही होगा। बोले अब दूसरा वाक्य बोलिए। तो यामुनाचार्य जी बोले राजा पांडे बड़े नीति से चलते हैं और राजा पांडे सदा धर्म का पालन करते हैं और बड़े वैष्णव हैं, करिए खंडन। यहां पर यामुनाचार्य जी जैसे ही बोला तो सामने बैठा कोलाहल पंडित राजा की ओर, राजा तलवार निकल, बोलो खंडन करो। अब खंडन तो ये होगा कि नहीं राजा नीति युक्त नहीं है, उसको सिद्ध करो कैसे नीति युक्त नहीं है। तीसरी बात यामुनाचार्य जी ने कहा राजा तो नीति युक्त है ही, राजा तो धर्मावलंबी है ही, पर इनकी पत्नी पतिव्रता नारी है। वो अपने पति के अलावा किसी को भी कभी दूषित दृष्टि से नहीं देखती है। वो केवल पतिव्रता है, अपने पति को ही सर्वस्व मानती है। करो खंडन। 3 बात ऐसी बोल दी कि महाराज कोलाहल पंडित जी तो चरणों में गिर गए। बोले भगवान क्षमा करो गलती हो गई मुझसे। तभी राजा ने रानी की ओर देखा। रानी बोली मैंने पहले ही कहा था, ये विद्वान तो हैं पर विद्वान के साथ साथ विवेकी भी हैं। ये चाहते तो अपने गुरु से सीखे हुए, अपनी माता और अपनी दादी से सीखे हुए परम विद्वाओं का यहाँ पर विवेचन कर सकते थे। यहाँ पर लच्छेदार वाणी बोल करके अपनी महिमा गरिमा को बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने सामान्य से 3 शब्दों में उसको हरा दिया। इससे क्या प्रमाणित होता है कि विद्वान तो हैं पर साथ में विवेकी भी हैं, और ये विवेक इनके चित्त में आया, इस बात का प्रमाण है कि ये सत्संग भी करते हैं। अब जो शर्त हुई थी वो कीजिए। राजा ने तुरंत अपनी आधे साम्राज्य को श्री यामुनाचार्य जी को प्रदान कर दिया।